एक और सेक्टर की जो बात प्रकाश पहले कर रहे थे, सीमेंट, आपने हाइडेलबर्ग की बात की थी। मैंने इंडिया सीमेंट और प्रिज्म जॉनसन ये दो स्टॉक यहाँ पर चुन रखे हैं। हमारे साथ किरण जाधव भी जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। किरण, इन दो तीन स्टॉक्स की हमने बात की, इनमें से आप क्या चुनेंगे? इंडिया बैंक इंडिया मेरा काफी स्ट्रांग है और पहले हम इंडियन बैंक की ओर बात करेंगे। नहीं, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, हम फिर से आपके पास आने की कोशिश करते हैं। स्पीच राजेश आप जरा नजर डालिए। आप इंडिया सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन और हाइडेलबर्ग और एक जेके लक्ष्मी भी बताया था प्रकाश ने, इनके बीच से क्या चुनना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो इन पर्टिकुलर पिक होगा वो इंडिया सीमेंट ही होगा। और इनफैक्ट प्रदीप जी इस पे बहुत बार रिकमेंडेशन दिया है और इनफैक्ट 90, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 90 के आसपास से हम लोग इसको यही कह रहे हैं कि इट्स अ बाय। लोअर लेवल से भी उसको पकड़ा था कि एक मोमेंटम हम कॉन्ट्राबेट में खेल सकते हैं क्या। तो मुझे लगता है इंडिया सीमेंट एक बेहतरीन है। इनफैक्ट आज ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, ब्रेकआउट भी आ रहा है, जो रेंज था 95 का वो भी तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट एक बेहतरीन होगा चार्ट। अगर आप इसको रिट्रेसमेंट के तौर पर देखो तो मंथली चार्ट के हिसाब से मैं 220 से देख रहा था, 220 से करीबन 75 के आसपास का लो है। तो ये पूरा जो फॉल है इसको अगर आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से सोचो तो कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी करीबन 110 से 112 का एक मूव आएगा। तो पोजीशन है तो बने रहे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 97। फ्रेश लॉन्ग करना है तो 97 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रखे। जैसे मैंने कहा 110 112 ये इसका टारगेट का एक लेवल होगा। जी, राहुल शाह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। शाह साहब, आपका कौन सा मिड कैप सीमेंट सेक्टर में सबसे फेवरेट पिक होगा? आई थिंक मिड कैप में मेरे ख्याल से एफएनओ फ्रंट में देखें तो मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट ही रहेगा ट्रेडिंग पर्पस के लिए। मुझे लग रहा है कि सीमेंट स्टॉक्स में बॉटमिंग आउट डेफिनेटली हो गई है और इंडिया सीमेंट का भी आप नियर टर्म का लो देखें तो 77 78 के जो लो बना के अच्छे खासे फिर वहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक बढ़ा है और काफ़ी टाइम से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया 85 और 95 के बीच में और ये बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज एफएनओ के पर्सपेक्टिव में भी देखूँ तो अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिले हैं स्टॉक के अंदर। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए इंडिया सीमेंट डेफिनेटली लॉन्ग किया जा सकता है। जी, प्रकाश जी, आपको ये सेक्टर कैसे पसंद आता है? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया है। और अभी तो इसमें अपमूव की शुरुआत हुई है। तो जैसे कई सेक्टर होते हैं, जैसे शुगर का एग्जांपल लीजिए। पिछले साल जब शुरुआत हुई थी तो कई लोगों ने कहा ये कई बार ऐसे होता है, फ्लैटर टू डिसीव जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, और फिर रुक जाता है, कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लगता है। वो पूरा साइकिल जब आपने देखा तो वहां से कम 70-80% ग्रोथ दिखी है स्टॉक्स में। सीमेंट में वैसे मैं नहीं कह रहा कि वैसे ही एकदम से रेप्लिकेट होगी, लेकिन ये शुरुआत है क्योंकि एक बड़ी चीज जो हुई, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ है। इनके पास डिमांड साइड पे जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो है डिस्टिंक्टली। रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होना शुरू हो गए, लेकिन प्राइस हाइक नहीं हो पाई थी। अब वो जो हुई है फाइनली पिछले 1.5 महीने में हमने देखा, जो 2 प्राइस हाइक हुई, खास करके दक्षिण भारत में शुरू हुई और वो धीरे धीरे करके अडेप्ट हो रही है आगे। उस वजह से इसलिए आपने रैमको और इंडिया सीमेंट में चाल पहले देखी। जी हाँ, अब आपको ये चाल जो सेंट्रल वाले प्लेयर्स हैं, हाइडेलबर्ग, जेके लक्ष्मी, वहां भी डिस्टिंक्टली, ऑफकोर्स जेके लक्ष्मी हम लोग जब से बात कर रहे हैं 265 था, वहां से 330 के करीब आ गया है। तो इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन अभी भी कई ज्यादा इसमें जगह बनी हुई है। और अगर कोई सेफ खेलना चाहे तो ग्रासिम और अल्ट्राटेक तो है ही। आपने सेफ खेलने की बात कही प्रकाश जी। 2 शेयर्स जिस इस सेक्टर में जो बिल्कुल ही नहीं चले हुए हैं, एसीसी और अंबुजा। जी जी जी, तो कभी उनका दिन आएगा? नहीं, आई थिंक अंबुजा विल स्टार्ट टर्निंग अराउंड, क्योंकि उसकी भी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स काफी अच्छे हैं। इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से इनको थोड़ा समय लगता है प्राइस हाइक का पूरा मजा लेने में। जो छोटे मिड साइज प्लेयर्स हैं, जिनका नाम आपने पहले भी जिक्र किया, वो उसमें आपको इमीडिएट बेसिस पे जो है वो मूव देखना, बेनिफिट देखना शुरू हो जाते हैं। ये भी हमारे टिकर पे आप देख रहे होंगे कि अलर्ट आ रहा है, डाउ फ्यूचर्स करीब 200 पॉइंट नीचे चल रहा है। और बड़ी बात क्या है कि डाउ में ऑलरेडी 5 दिन की गिरावट हो चुकी है और अब ये 6ठा दिन होगा लगातार वन वे, लेकिन हमने उसको देखना ही बंद कर दिया। ऐसा लगता है हमें प्रकाश, कोई चिंता ही नहीं है। प्रदीप जी, बैलेंस हो गया ना, 6 दिन आपने बैंक निफ्टी इधर बढ़ा दिया तो कहीं तो आप गिरवाएंगे ना, वो पैसा यहाँ से निकल के इधर ही आ रहा है। नहीं, इसमें एक ग्लोबल संकेत जो थोड़े से नेगेटिव वो आए हैं, जो ईसीबी के एक छोटे से कदम की वजह से। ईसीबी ने पहले कहा था कि हम लोग कोई भी बॉन्ड बाइंग अब नहीं करेंगे, ये स्टैंड, और काफी समय तक ये स्टैंड रखा गया था। अब उन्होंने जो टीएलआरओ, जो उनका जो वापस बाइंग का जो कार्यक्रम है, वो बड़ी जोश से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वो इसलिए कह रहे हैं, उसका सामने एक्सप्लेनेशन ये है कि
ग्रोथ इज एनीमिक, मतलब ग्रोथ बहुत मुरझाई हुई है। इस मुरझाई हुई ग्रोथ को हमको थोड़ी सी जान डालनी है, इसमें जान फूकनी है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो अगर यूरोप में ये हाल है तो यूएस में भी फिर तो इसकी असर इसका पड़ेगा। सो उस लिहाज से मार्केट उसको थोड़ा सा नेगेटिवली डिस्काउंट कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ट्रम्प साहब चाइना को लेके तो कभी ना कभी कुछ इस टाइप का ट्वीट ये वो करते रहेंगे तो असर तो रहेगा। बट द फंडामेंटल रीजन फॉर द मार्केट टू थोड़ा सा जो सॉफ्टनेस आया ये 2 दिन में वो इस वजह से। तो अमेरिका में इंतजार है कि अब वो ट्रम्प साहब एक दिन ट्वीट करें कि हमारा समझौता हो गया चीन के साथ। लेकिन चलिए 2:30 बज चुके हैं, तो 2:30 बजे का शानदार ट्रेडिंग आइडिया, उसके बाद मैं आपको अपना पंड्या का फंडा स्टॉक बताऊंगा। लेकिन पहले 2:30 बजे का ट्रेड जानते हैं राहुल से। राहुल बताइए। मैंने सुना है भारत फौज, हमने देखा है स्टॉक अच्छा खासा पिटा हुआ था, 456 का 52 वीक लो बना और वहाँ से मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली हमने अपमूव देखा है और लास्ट 2 दिन के अंदर अच्छे खासे स्टॉक्स में बिल्टअप भी देखने को मिला और आज के सेशन के अंदर भी मैंने देखा है कि अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ये रेंज के बाहर आते हुए निकल रहा है। 525 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है 555 के टारगेट के लिए भारत फौज को। 555 ये बड़ा अच्छा नंबर है। 555 ये टारगेट आप लेकर चल सकते हैं भारत फोर्ज के लिए। किरण, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो जरा आप भी नजर डालिए इस चार्ट पे, क्या कहते हैं? भारत फौज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और एक अच्छा बेस बिल्ड करने के बाद 492 के जो ब्रेकआउट दिया तो तब से ये पीछे नहीं मुड़ के देख रहा है। छोटे से करेक्शन के बाद एक अच्छी मूव दिलाता नजर आ रहा है। आज भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा है। तो पिछले 2 स्टॉक से एक तकरीबन दिसंबर महीने में और एक पिछले मेरे 3-4 दिन पहले ये इन्होंने इसने क्रॉस किया है। तो मेरा मानना है इधर से अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। मुझे राहुल जी की टारगेट सुनने 555 उन्होंने कहा था। हाँ, फर्स्ट टारगेट करीबन 546 और दूसरा 562, ये 545 और फिर 562, ये 2 टारगेट बता रहे हैं। अगर आप ठीक से नहीं सुन पाए तो किरण जी की बात, डायरेक्टर साहब जरा थोड़ा सा और कोशिश कीजिए किरण जी के साथ हमारी जो लाइन है उसको और साफ करने की, ताकि हम उनकी बात ठीक ठीक समझ पाए। लेकिन भारत फौज पे मैं बता रहा हूँ आपको 546 और 562 ये 2 टारगेट्स इन्होंने सामने रखे हैं। आपने कुछ चुना लगता है शैलेंद्र जी बीच में? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे प्रदीप जी। सतपुते साहब, आपको BHEL कैसा लगता है इस वक्त? 4-4.5% की तेज़ी है और वॉल्यूम भी इसमें ज़रा तेज़ है। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बढ़ा है, करीबन 11-11.5 तक का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। प्राइस भी यहाँ पे 4.3%। ओवरऑल ही मुझे लगता है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है, तो बेल भी मुझे लगता है पीछे नहीं हटेगा। ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स देखो तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग थी वो करीबन 70 के स्ट्राइक पे थी। फ्यूचर्स का डेटा अगर आप देखो तो 70 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो 75 स्ट्राइक का है। तो 70 के ऊपर बायस पॉजिटिव रहेगा। ₹2.5 का स्टॉप लॉस, मुझे लगता है ₹5 का टारगेट जो 75 होगा। जी प्रकाश जी, पिछले 10-1 साल से ना L&T ने कुछ किया और ना BHEL ने कुछ किया, सिर्फ नेगेटिव साइड पे बहुत मूवमेंट आया। काफ़ी लोग जो हम फंडामेंटली जिनसे हम लोग बात करते हैं वो L&T पे इस वक्त थोड़े बहुत बुलिश सुनाए देते हैं। BHEL को आपको कब लगता है इनका दिन आएगा? BHEL में सबसे बड़ा जो इशू है वो आपके पावर सेक्टर को लेके है। वहाँ केपेक्स इतना हो चुका है और जो चाइनीज कंपनीज ने जो पहले 2-3 साल पहले इंपोर्ट करके जो डंपिंग की है, जो बोलबाला हुआ उनके प्रोडक्ट्स का, सस्ते में टरबाइंस मिलने लगी, लोगों ने छोटे यूनिट्स डालने शुरू किए, उसका साइकिल डिसअपॉइंटमेंट का कंप्लीट होगा मेरे हिसाब से करीब अगले साल। सो FY20 में तो ये दिख नहीं रहा, बट FY21 में नया केपेक्स जो है वो ड्यू हो जाएगा कि भाई 4-5 साल पहले जो आपने चीज लगाई अब उसमें डी बॉटलनेकिंग होगा या ऑगमेंटेशन होगा या रिप्लेसमेंट होगा। अब उससे पहले BHEL के पास 2 ही चीजें रहते हैं, एक पावर अगर चला गया तो दूसरा टुकड़ा जो है वो डिफेंस और तीसरा रेलवे का है। ये 3 चीजें हैं इनकी। रेलवे में ये लोग काफी तक लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वहां भी कंपटीशन सीमेंस, ABB इन सब से काफी इनको मिलता है। लेकिन मुझे लगता है वहां पे एक एरिया आपका शायद थोड़ा सा खुलेगा, जैसे जैसे नए रेल रोड्स बनते जाएंगे, ट्रैक्स जैसे इंप्रूव होते जाएंगे, हाई स्पीड कार ट्रेन जैसे लॉन्च हो रही है, उस हिसाब से डिफेंस में इनका कोई इंप्रूव होता हुआ बिजनेस अभी तक नहीं समझ आया। और डिफेंस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्ले, इसको आप छोड़ दीजिए, डिस्काउंट करना ही तो बेहतर है।
बट पावर जो मेन स्टे है उसको जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं है वहां दिखता तो ये वापस ये 100 के ऊपर जाए। जब मैंने तो इसके 122 पे भी मुझे याद है डिस्कशन यही होता था कि ये क्यों चल नहीं रहा, और आज उसकी आधी वैल्यू पे भी यही हाल हो रहा है। सो इसके लिए थोड़ा सा टफ है, इसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत कुछ पैसा बने ऐसा नहीं लग रहा है। ओके, तो यही बात BHEL की, लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो मेरी नजर है इस समय पराग मिल्क फूड पे खरीदारी की सलाह है यहां पर, और टारगेट है 310 रुपए के। वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे स्टॉक और उसका चार्ट और टारगेट भी, ताकि आप देख सकें हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। जी हाँ, पराग मिल्स पे यहाँ से जो तेजी का कॉलम दे रहे हैं उसके पीछे क्या है वजह, क्यों पसंद आता है आखिर ये स्टॉक हमें। हम ऐसे मिड कैप स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं और इस लेवल पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। वैसा ही एक स्टॉक ये भी है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी करीब 35% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ऊपर जाने के लिए काफ़ी मौका है। 35% ऊपर जाने का मतलब है नीचे से आपको करीबन 50% का जंप लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इस समय इस लेवल पर वैल्यूएशन समय अट्रैक्टिव नजर आते हैं, और खास तौर पे ये प्रोडक्ट, ये कंपनी इस सेगमेंट में क्यों अच्छी है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे खास तौर पे जोर देते हैं। दूध का हिस्सा इनके पूरे पोर्टफोलियो में कम है, और दूसरे प्रोसेस प्रोडक्ट्स और बहुत सारे करीब 200 के आसपास तो इनके SKUs हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, पैकेट्स हैं जो ये बेचते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं खास तौर पे मैं आपको बताऊं, आप अच्छी तरह परिचित हैं, गो चीज़ का नाम आपने सुना होगा। ये दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है देश में चीज़ का, और घी में ये नंबर 2 है पूरे मार्केट में, पूरे देश के अंदर घी में इनफैक्ट नंबर 1 है, चीज़ में नंबर 2 है। और घी का अगर आप इनका मार्केट शेयर देखेंगे तो ये लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है काऊ घी में, जो कि गोवर्धन ब्रांड के साथ ये बेचते हैं। एक खास बात जो नज़र आती है, ये सारे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं ये मिलकर के 2/3 रेवेन्यू इस समय जनरेट करते हैं। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है और जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनसे अगर आप बात करिए तो उनका अब ये अंदाज़ा है कि ये बढ़कर आगे 70% पे जाएगा और आगे बढ़ेगा। और ये बिल्कुल क्लियर फोकस है प्लेन वेनिला डेयरी प्रोडक्ट में दूध बेचने का काम, चूंकि आपके आसपास बहुत सारी डेयरीज होंगी जहां से आप सामान लेते हैं, तो उसके साथ कंपटीशन नहीं करना है। ये मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है। अगर आप 65 से 70% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे आ गए तो जाहिर है कि आपकी मार्जिन यहाँ से काफ़ी बेहतर होती चली जाएगी। और इसके लिए ये 3-4 प्रोडक्ट्स लगातार हर साल नए लॉन्च करते हैं। जैसे हाल ही में अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर इन्होंने गो प्रोटीन लॉन्च किया है। जो भी लोग खास तौर पे जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग पे फोकस रखते हैं, वो इन उत्पादों का प्रयोग करते हैं। वजन बढ़ाने के लिए एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। और दिल्ली में इन्होंने प्रीमियम काऊ मिल्क अभी लॉन्च किया है, जो कि 120 रुपये प्रति लीटर के रेट पर आया है, जो नॉर्मल मार्केट से करीब डबल रेट पर आता हुआ। तो ये प्रीमियमाइजेशन की और इससे मार्जिन बढ़ाने की स्ट्रैटेजी इस कंपनी ने फॉलो कर रखी है, जिसका पूरा फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश जी, आप जरा इसके चार्ट्स पे नजर डालिए। एनालिस्ट कहते हैं कि ये स्टॉक 300 से 350 तक की रेंज में जाएगा। हमने 310 के टारगेट सामने रखे हैं, आपको क्या दिखता है? देखिए 310 के टारगेट जो है मुझे लगता है वो आपके पोजीशनल हो गए। मैं एक स्विंग के हिसाब से बात करूंगा। 280 मुझे लगता है एक पहला पॉइंट है कि जहां पे एक शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है। 280 के बाद 300-310 का टारगेट बनेगा। सो अगर यहां पे लॉन्ग होता है तो स्टॉप लॉस एक्सट्रिक्ट रखिए करीबन 235 का पोजिशनली। प्रकाश, आप नजर रखते हैं स्टॉक पे? नहीं, स्टॉक बहुत बढ़िया है। और खास करके इतने सारे नाम जो हैं डेयरी इंडस्ट्री में, उसमें ब्रांड वाइज आई थिंक ये सबसे मजबूत मैं मानूंगा है, क्योंकि आज रिकॉल बहुत ज़्यादा है। तो अमूल, ब्रिटानिया और इन सब के बाद अगर आप देखें शेल्फ्स पे तो इनकी बहुत प्रेजेंस अच्छी है। इस क्षेत्र में री रेटिंग जो थोड़ी सी नीचे की तरफ जो हुई है, उसका कारण ये है कि ग्लोबली मिल्क पाउडर जो है वो सरप्लस में चला गया है। तो मिल्क पाउडर की वजह से, सरप्लस में जाने की वजह से सारी डेयरी कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर, प्राइसिंग पावर जो है जाते हुई है। उस वजह से एक सेक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट है अभी। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच और जो ब्रांड स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए इसमें डेफिनेटली आप जो बता रहे हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई होल्ड करता है तो ये डेफिनेटली डिलीवर कर सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके लिए एक तेजी का कॉल आज पंड्या का फंडा स्टॉक पराग मिल्क 310 के टारगेट के साथ 350 के आसपास के इनके हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश। एक स्टॉक जिस पर राजेश जी अभी भी हाईलाइट कर रहे हैं, मैं भी देख रहा था, गॉडफ्रे फिलिप्स। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान में हो, जब ITC ने दाम बढ़ाए थे तो मैंने यही पूछा था आप लोगों से कि गॉडफ्रे ले ले, क्या ये तेज चलेगा? वो नहीं चला, क्योंकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इनके कुछ फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग वगैरह को लेकर के, पर उसमें कोई दिक्कत सामने आई नहीं और वो पचा के अब वापस से 4 अंकों में निकल आया है। अब क्या देख रहे हैं आप, बताइए?
नहीं, बेहतरीन है एट दिस प्राइस। इनफैक्ट प्रदीप जी, मैंने आपको जब लिख के दिया तो 990 चल रहा था, 1023 का भाव है, तो आज वहीं से भी करीबन 35 रुपीज़ का जंप मिला है और मुझे अभी भी लगता है करीबन ये 1100 की तैयारी कर रहा है पोजिशनल हिसाब से। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचे, स्विंग के हिसाब से सोचे, तो मुझे लगता है 1050 ये इसका टारगेट होगा, 1052 टू बी वेरी प्रिसाइज ये इसका टारगेट है। यहाँ पे इस प्राइस पे लॉन्ग होता है तो 1000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1050 आप कह रहे हैं ये लेवल देखने को मिलेंगे स्विंग के हिसाब से। प्रकाश, आपकी नज़र है गॉडफ्रे पे? हाँ, ये हमने जब डिस्कस किया था ये 800 रुपये था और ये मेरे ख्याल से करीब 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। और तब लॉजिक ये था कि इसके पास जो भी सिगरेट की ब्रांड्स ये बेच रहे हैं, एक तो ये प्राइस पॉइंट लोअर है इनका, और दूसरा ये फिलिप मॉरिस के लिए जो मार्लबोरो ब्रांड का जो काम करते हैं उसमें इनको कोई भी प्राइस का वो नहीं होता, मतलब ना मार्केटिंग कॉस्ट इनके ऊपर है ना रॉ मटेरियल साइड में है, ये सिर्फ प्रोसेस करते हैं। और वो जो कोर्ट केस था वो इसी चक्कर को लेके था कि वो सर्कमवेंट करके फिलिप मॉरिस अपने काम इनसे करवा रहे हैं, ये था। बट अदरवाइज इनकी पेरेंट ब्रांड जो है वो ओन जो ब्रांड इनकी है वो फोर्सवेयर है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल सेगमेंट एज कम्पेयर टू जो आईटीसी के सामने। लेकिन इन्होंने जो डिवर्सिफिकेशन किया है बोलबाला उसका हो रहा है, री रेटिंग उस स्टॉक की उस वजह से हो रही है। इनके पास जो कैंडीज इन्होंने बेचना शुरू किए, जो पान वाले के यहाँ पे जब सिगरेट पहुंचती है तो वो भी पहुंच जाती है, वो 50 पैसे की चीज़ है लेकिन उसमें मार्जिन बहुत होते हैं, वॉल्यूम बहुत होती है। और इन्होंने पान विलास करके जो पान मसाला है वो बनाया, वो भी बेचते हैं। तो ये अब सिर्फ एक वो कंपनी नहीं है जो सिगरेट बनाती है, बट इट्स गॉन मच मोर इनटू अदर थिंग्स। और वो री रेटिंग उस टाइम 800 के करीब मुझे याद है शुरू हुई थी, उन्होंने कहा था इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखेंगे, तो इसका टारगेट करीब 1400, 1300, 1400 की तब बात हुई थी। वैसे प्रकाश जी, मैंने ये अक्सर देखा है जो लोग एक सिगरेट खरीद के पीते हैं पान की दुकान पे, वे उसके बाद वो टॉफी भी खरीदते हैं और खुले पैसे की सब्स्टिट्यूशन में बहुत काम आ जाती है। जी। So absolutely you are right. चलिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं इस वक्त अश्विनी गुजराल साहब। अश्विनी जी, आपका स्वागत है आखिरी सौदा में। किस तरीके से आप बाजार को देख रहे हैं इस वक्त, 6 दिन की तेजी आपके फेवरेट बैंक निफ्टी में? देखिए, मार्केट में कुछ बदला है जी, और वो बदला ये है कि एक रेंज बाउंड नैरोइंग मार्केट जो 4-5 महीने से चल रही थी, अब वो एक स्प्रिंग की तरह जो है वो खुलना शुरू हो गई है। तो इसमें और 4 महीने से जो मार्केट चल रही थी उसमें बहुत फ़र्क है। तो वैसे तो 400 पॉइंट ऊपर के बाद 400 नीचे जाने चाहिए, लेकिन अब ये वैसे नहीं चलेगी, ये चलेगी, एक एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इसलिए आपने देखा कि न्यूज़ कुछ नहीं है, फालतू न्यूज़ है कि जी इस डेट को यहाँ चुनाव है, उस डेट को वहाँ चुनाव है, लेकिन ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है और ये अगले कुछ सेशंस तक चल सकती है। तो हर 50-100 पॉइंट की गिरावट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो लेने चाहिए। तो चांसेस आर के इलेक्शन आते आते ऊपर नीचे चलते चलते 11,500-600 तक हम इजीली जा पाएंगे। तो अब कोशिश ये करें कि मोमेंटम के साथ रहें और मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में चोलामंडलम जो है ये बाय है, 1330 का स्टॉप, 1365 का टारगेट। भारत फोर्ज बाय है, 530 का स्टॉप, 565 का टारगेट। और फेडरल बैंक बाय है, 90 रुपये का स्टॉप और 96 का टारगेट। जी गुजराल साहब, आप कह रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस ना लें और जो इस वक्त के ऊपरी स्तर हैं इसमें आराम से शांत बैठें और बाजार को करेक्ट होने का मौका दें और उसके बाद दोबारा घुसें। जी, और करेक्शन एक मामूली 400 पॉइंट वाली करेक्शन शायद अब नहीं आएगी। आप सब लोगों को याद होगा जब ये इंडिया पाकिस्तान चल रहा था, वो मौका बढ़िया था बहुत लंबी बाइंग करने का। अब तो जो है वहाँ ऊपर की तरफ ट्रेल स्टॉप वगैरह करके आप जो है इस चीज़ को राइड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में पोजीशन लेनी हो तो उन्हीं स्टॉक्स में जाएं जहां पे 52 हफ्ते के हाई हैं या उसके आसपास वो काउंटर्स घूम रहे हैं, या उनसे अगले लेवल के स्टॉक्स पे ध्यान दिया जाए? देखिए, जहां न्यू हाई बन रहा है और मार्केट 600 पॉइंट दूर है वहां पे और स्ट्रेंथ है। अब जैसे आपने देखा बाटा जो है वहाँ फ्रेश हाई आज ही बनना स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी ये कंजम्पशन, बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स, जहाँ जहाँ जो है मार्केट में तेज़ मोमेंटम नज़र आ रहा है, वहाँ बाइंग होनी चाहिए।
चलिए गुजराल साहब, एक स्टॉक पिक देके जाइए इस हफ्ते के लिए कोई भी सेक्टर में जो शायद लॉन्ग की तरफ अच्छी तरीके से चले। देखिए फिलहाल तो जो है बैंकिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। पीएसयू बैंकों में आपने देखा 2.5-3% डेली मूव्स आ रहे हैं। वो किस वजह से आ रहे हैं वो बाद में पता लगेगा। सिमिलरली मदरसन, हमारी जो पुरानी बात हो रही थी, वहाँ से 40 रुपये चल चुका है। तो ये जो है अभी एक क्वालिटी में वापस लोग एंटर करेंगे। आईटी में भी NIT टेक इस वक्त आप देखें यहाँ पे काफ़ी बाइंग हो रही है। तो ये जो फेज़ है यहाँ, इस तरह की बाइंग तो मिड कैप्स में अभी शुरू हुई है। तो मतलब पहली बाइंग के बाद जो करेक्शन आए उसके बाद रियल बाइंग शुरू होती है, क्योंकि अब तक तो लोग घबराए हुए इतने हैं कि मिड कैप्स में बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई नहीं है। तो जो भी क्वालिटी मिड कैप्स हैं वहाँ पे अभी भी किसी भी गिरावट पे खरीदारी करें। क्वालिटी मिड कैप्स में गिरावट पे खरीदारी की राय आ रही। इस बीच राजेश जी भारतीय इंफ्राटेल की ओर इशारा कर रहे हैं। इंफ्राटेल पे राजेश क्या टारगेट है आपकी? एक बात बता दूं, मैं सुबह चंदन तापड़िया ने यहाँ पे पहला सौदा में हमने उनसे पूछा था तो बाई कॉल दी थी। 325 और 328 के टारगेट थे। 320 तक हम करीब करीब पहुंचे हैं। क्या अभी भी एंट्री लेंगे और अब लेवल क्या होंगे? इनफैक्ट प्रदीप जी, दो चीज़ें जो उभर के आ रही है कि एक तो ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा बढ़ा है, 10% ओपन इंटरेस्ट अप है, प्राइस अप है। सो इससे क्लियर कट एक लॉन्ग बिल्डअप है। टेक्निकली अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन था 290 और 310 के आसपास, एक फॉलिंग चैनल हम इसे कहते हैं, जिसको आज इसने ब्रेकआउट दिया विद राइज इन वॉल्यूम। तो कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन मिलता है कि इसमें फॉलोअप बाइंग आएगी 319 के आसपास, जो कि इसका फ्यूचर प्राइस है। तो मुझे लगता है इट विल बी अ बाय विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 312 और मुझे लगता है कल तक के लिए 330 का टारगेट होना चाहिए। 312 का स्टॉप और 330 के टारगेट लेकर चलेंगे। तो सुबह का 325 का जो टारगेट था उसको थोड़ा सा और ऊपर ले जा रहे हैं। राजेश जी कह रहे हैं 330 के टारगेट के साथ इस पोजीशन को आगे बढ़ाएं, नए स्टॉप लॉस 312 पे रखें। अश्विनी, आप जब गिरावट में अच्छे स्टॉक लेने की बात कर रहे थे, आपने मिड कैप कहा, लेकिन एक अच्छा स्टॉक, दिग्गज स्टॉक HUL, जरा इस पर नजर डालिए। लगातार पिछले तकरीबन महीने भर से काफ़ी कमज़ोर हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा टिक रहा है और अब बाजार में एक इतनी अच्छी चाल के बीच में एक दिग्गज लगातार कब तक उल्टी दिशा में जाएगा? क्या आपको लगता है कि मौका है यहाँ पे अभी? देखिए यहाँ पे फाइनली ये ऊपर ही चीज़ जाती है, भले ही 100 रुपये पे लें, 500 पे लें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे कुछ अचानक वो कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, एड वैड इन लोगों ने निकाला था, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज पे है, 1700 200 डे मूविंग एवरेज है, तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और न्यू हाई पे तो चीज़ लेना बहुत ईजी है, लेकिन नीचे एक्यूमुलेट करने से ही पैसा बनता है। जादव साहब हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। जादव साहब, आपको हमारी आवाज़ सही आ रही है? सही आ रही है शैलेंद्र जी। चलिए आपसे बात करते हैं। 2-3 बार लिंक ठीक से नहीं बना। बताइए किस तरीके से आप बाजार को देख रहे हैं? आज 6 दिन की लगातार तेजी बैंक निफ्टी पे और निफ्टी भी लगातार तेज। देखिए, शुक्रवार को बात हमारी हो रही थी, जब हम एकदम 11,000 के बहुत नजदीक थे, मैंने कहा था डेरिवेटिव डेटा इधर बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और हमें कभी भी उछाल देखने को मिलेगा मंडे ट्यूसडे को, और वैसे ही हुआ। आज एक बहुत बड़ी गैप से खुला है। अभी मेरे टारगेट्स पहले जो असेंडिंग चैनल में हम ट्रेड कर रहे हैं, उसका पहला टारगेट 11,200 आता है। वही डेरिवेटिव डेटा एक रेजिस्टेंस बनके दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि हम 11,200 थोड़े से क्रॉस भी कर सकते हैं कल तक, और उसके बाद एक थोड़ी सी करेक्शन आने की संभावना है। तब तक तो तेजी की रुझान देखने को मिलेगा और तेजी के ही ट्रेड्स हमें करने चाहिए। ऐसे मार्केट में करेक्शन आए तो उसको कहते हैं गॉड सेंट, भगवान ने तोहफा दिया आपको कि निचले लेवल पर आप एंट्री ले पाए, वो ऐसा करेक्शन होता है। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के माहौल में इस समय बाजार चल रहा है। बाजार पर एक व्यू फिर से लेंगे, लेकिन मुझे अभी एक स्टॉक नजर आया, वो है थर्मैक्स। मुझे याद है शुक्रवार को आप दिल्ली में थे और वहाँ आपने इसको स्पॉट किया था। आज आपने दूसरे कैपिटल गुड स्टॉक की बात की, लेकिन ये स्टॉक भी दिन के हाइस पर इस समय ट्रेड करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत शार्प मूव है। पिछले सेशन में शुक्रवार को निचले स्तरों से ऊपर आया था। किरण, इसके चार्ट पे जरा नजर डालिए, क्या लगता है आपको, लेंगे पोजीशन इस समय? थर्मैक्स में लेनी चाहिए प्रदीप जी। एक अच्छा बेस करीबन 950 के करीब हो चुका है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि ये अगले 1-2 हफ्ते अगर रखते हैं तो 1-2 हफ्ते भी नहीं, 1 हफ्ते भी रखते हैं तो 1070 के लेवल्स आपको टेस्ट होते नजर आएंगे, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर भी जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है।